अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। मौलाना फजलुर रहमान ने इंकशाफ किया है कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम में वापसी के लिए राब्ता किया है। मौलाना का कहना है कि ये जमातें अब भी अपनी गलती तस्लीम करके इत्तेहाद में वापस आ सकती हैं। क्या पीपल्स पार्टी पहले की तरह एक बार फिर अपोजिशन जमातों के करीब आ सकती है? क्या पीडीएम दोबारा से फाल और मुतहरिक हो सकती है? दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे अहम हुकूमती इत्तेहादी एमक्यूएम की, जिसने एक बार फिर हुकूमत पर तनकीद की है और वादे पूरे न करने का शिकवा भी किया है। क्या एमक्यूएम ने हुकूमत को जाने का कोई इशारा दिया है या ये महज दिल की भड़ास निकाली है और एमक्यूएम हुकूमत के साथ ही रहेगी? और आखिर में हम बात करेंगे जहांगीर तरीन ग्रुप और इमरान खान की मुलाकात की। इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए हमारे पैनल में आज मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, नासिर बेग चुगताई साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जुनैरा अजहर हमारे साथ हैं, अतर काज़मी हमारे साथ होंगे और नसीम सिद्दीकी भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के वक्त का शुक्रिया। पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने यह इंकशाफ किया है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से इत्तेहाद में दोबारा वापस आने के लिए पहले राब्ते किए गए थे और फिर से कोशिश जारी है। उन्होंने कहा कि हमने इत्तेहाद से अलग होने वाली जमातों को नजरसानी की अपील की थी, जिस पर अब भी कायम है। ये जमातें अपनी गलती तस्लीम करके इत्तेहाद में वापस आ सकती हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीडीएम अपनी पूरी कुव्वत के साथ खड़ी है। हमारा सवाल ये है कि क्या अपोजिशन जमातें दोबारा मुत्तहिद हो सकती हैं? नासिर बेग चुगताई साहब, क्या लगता है आपको? पहले तो आप देखिए कि इस मीटिंग का एजेंडा क्या था। इसका एजेंडा था कि ईद के बाद लॉन्ग मार्च का फैसला करना। सही। वो ये फैसला नहीं कर पाई ये मीटिंग, और इस मीटिंग ने ना कोई लायामल दिया। मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत बिटर थी, बहुत चिड़चिड़े लग रहे थे। वो हर बात का जवाब, ये सवाल पुराना है, ये सवाल पुराना है, नया सवाल लाओ। नए सवाल कहाँ से आएंगे? बात है ही पुरानी। सही। कोई बात नहीं, आप भी नहीं कर रहे। और फिर दूसरा ये था कि इस्तीफ़ों का, ये खुद इस्तीफ़े नहीं दे रहे। अब जो उन्होंने अपील किया, अब अपील इस्तेमाल किया उन्होंने लफ्ज़ कि हमने अपील की है कि आप अपने फैसले पर नज़रसानी करें, तो मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी ने कोई राब्ता किया हो। सही। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अभी तक उसके बाद बात ही नहीं की इस मौजू पर, पीडीएम के मौजू पर कोई बयान नहीं आया ये कहने के बाद कि हम इस्तीफ़े नहीं दे सकते। इस्तीफ़ा देने का आखिरी कार्ड था जिसको आपने पहला कार्ड बना दिया। वो मेरा सवाल अभी तक बाकी है कि वो कौन था जिसने लॉन्ग मार्च शुरू होने से 3 दिन पहले इस्तीफ़ों को लॉन्ग मार्च से मुंसलिक कर दिया था। अब ज़ाहिर है जब वो मुंसलिक हो गया तो लॉन्ग मार्च उन्होंने मना कर दिया, पीपल्स पार्टी वालों ने, कि हम नहीं करेंगे। तो आपने लॉन्ग मार्च क्यों नहीं किया? आपने इस्तीफ़े क्यों नहीं दिए? अब आप क्यों बातें कर रहे हैं कि इंतखाबात में देख लेंगे? क्यों आप इस तरह की बातें? मौलाना साहब को भी ये तो गौर करना चाहिए कि क्या हुआ है, क्या तब्दीली आई, क्या वो न्यूक्लियस तब्दीली आई आपके रवैये में कि आप हर सवाल का जवाब देने से इनकार कर रहे हैं। इस्तीफ़ों का जवाब देने से आपने इनकार कर दिया, लॉन्ग मार्च का जवाब देने से आपने इनकार कर दिया। ये पीपल्स पार्टी से अपील करके आप चले गए। एक बार पहले भी हो चुका है, ये 30 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मौलाना की, जिसने मामलात को ख़राब किया, बिगाड़ा। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये अपने इस्तीफ़ों वाले मुतालबे पर कायम हैं तो पीपल्स पार्टी वापस इस शर्त पर वापस आएगी। वो कभी नहीं आएंगे और ना उनका आने का प्रोग्राम है। उनके पास अपने कार्ड्स हैं, बकौल शेख रशीद के वो सीने से लगा के खेल रहे हैं। सेनेट की चेयरमैनशिप उनकी कोर्ट में रखी हुई है, क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ वो बन चुके हैं, और भी बहुत से मामलात में उनको रियायतें मिली हैं, बरात मिल रही हैं। जो एक रेफरेंस और फाइल हो गया, सो वाट, एक रेफरेंस का क्या मसला है? 100 रेफरेंस ऑलरेडी हैं, तो वो कोई मसला नहीं है। लेकिन मौलाना क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, शहबाज शरीफ क्या करना चाहते हैं, असल बात ये है। ठीक है जुनैरा, वैसे तौर तरीके पीपल्स पार्टी के कोई लगते नहीं है कि उन्होंने राब्ता किया हो। कहीं मौलाना को कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? ठीक कह रही हैं आप। मतलब पीपल्स पार्टी के आप अभी तक का रवैया देख लें, पीडीएम में वो लोग जिस तरह जाते थे, बड़ी शान से जाते थे, बिकॉज दे वर द ओनली स्टेक होल्डर्स इन द गवर्नमेंट। तो उनके चेहरे पे, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे ये बहुत क्लियर होता था कि दे हैव नथिंग टू लूज़।
और फिर हमने देखा भी कि दे हैव नथिंग टू लूज़, उन्होंने उसका बरमला इजहार भी किया। तो अभी मौलाना की ऑडेसिटी को सलाम है कि वो समझते हैं कि वो माफ़ी मांगेंगे और वापस आएंगे और अपने रवैये को तस्लीम करेंगे कि वो गलत था। मेरे ख्याल में तो जो पॉलिटिकल मनूवर जितना शानदार तरीके से पीपल्स पार्टी ने उसको यूज़ किया है वो नून लीग नहीं कर सकी, मौलाना नहीं कर सके। और स्पेशली जो मरियम का वो बयान है कि हम चाहते हैं ये गवर्नमेंट अपने 5 साल पूरे करे और हम इन्हें सियासी शहीद नहीं बनने देंगे, उसके बाद जवाज़ क्या है? वाई वुड यू मोबिलाइज पीपल, फॉर व्हाट यू विल मोबिलाइज पीपल? उनको सड़कों पे लाने का कोर एक मुतहर्रिक जो होता है, एक सेंट्रल आइडिया, वो क्या होगा? ठीक है महंगाई है, लेकिन फिर कोरोना भी है, कोविड भी है, जिम्मेदारी लें, ज़रा खामोश होकर बैठे, उन्हें 5 साल पूरे करने दें और ना लोगों को सुपर स्प्रेडर इवेंट्स पे लेके जाएं और ना यूज़ करें सिर्फ शो ऑफ पावर के लिए लोगों को, जो फिर बीमार होकर घर पड़ेंगे और बात फिर आपको पता है कहाँ तक जाती है। तो मेरे ख्याल है दे आर जस्ट कीपिंग अप अपीयरेंसेस। ये एक खफत मिटाने का तरीका है कि हम तो अभी भी कायम हैं और हम तो अभी भी सोच रहे हैं और हम तो उनसे माफ़ी मांगने का कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी since day one has nothing to lose। इंतहाई इनऑर्गेनिक कोएलिशन था ये कभी साथ चल ही नहीं सकते, मैं हमेशा कहती रही हूँ और आई स्टिल स्टिक टू दैट आर्गुमेंट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, माजी में भी कोई ऐसी नज़ीर नहीं मिलती कि ये इत्तेहाद इस तरह अच्छे तरीके से चल सका हो, स्पेशली मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का। क्या आइंदा मुस्तकबिल में आपको नज़र आता है कि ये दोनों जमातें दोबारा इकट्ठी होंगी या फिर पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम में वापस आएगी? देखें, जब एक इत्तेहाद टूट जाता है ना, इसको बहुत मुश्किल होता है जोड़ना। और मौलाना साहब जो है, ही हैज लॉस्ट द बैटल। अभी उनका जो ग्रिप था पीडीएम पे ख़त्म है, ही नोज इट। और उसके बाद पीएमएलएन एक्चुअली द कल्प्रिट जिन्होंने पीडीएम को ख़त्म किया है, इसलिए कि अगर नाउ वी रियलाइज के पीएमएलएन नेवर वांटेड टू गो फॉर लॉन्ग मार्च, और यही वजह थी कि उन्होंने जानबूझ के पीपल्स पार्टी को कहा कि आप इस्तीफे दें, बिकॉज दे न्यू 2-3 दिन पहले कि वो पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगा। दे बिलीव इन जमहूरियत। अगर आपको चौधरी पुरानी भी याद है, एतजाज हसन ने पीएमएलएन का साथ दिया था जब इमरान खान ने धरना दिया हुआ था बिकॉज ऑफ जमहूरियत। तो इन सारी चीज़ों को देखते बिकॉज दे न्यू कि ना तो उनके पास कोई नैरेटिव था, ये नैरेटिव कोई नहीं है कि आप फौज को गालियाँ दें, आप इस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ दें, आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को गालियाँ दें, बाहर बैठ के गालियाँ दें, आप खुद बाहर बैठे हों और आप लोगों को इंसिगेट कर रहे हों। सो दे हैड कम, उनके इनर सर्कल ने उनको बता दिया था कि इसमें कोई जान नहीं है एंड डोंट डू इट। आपको एम्बेरसमेंट होगी। फिर ईद के आप रमज़ान के बाद जा रहे थे, फिर आपने चल के एक दिन में वापस भी आना था। तो ये सारी चीज़ों को देखें तो ये यही लग रहा था कि ये इनका मोमेंटम ख़त्म हो गया, अब इनकी हवा चल चुकी है। इट इज़ अ डेड हॉर्स, इट शुड बी बरीड। नंबर 2 बात ये थी कि पीपल्स पार्टी देखें नेवर वांटेड, वो भी नहीं चाहती थी कि पीटीआई की गवर्नमेंट ख़त्म हो। दे वांट 2.5 years मोर टू गेन फुट होल्ड इन पंजाब। पंजाब उनको चाहिए, पंजाब में उनको मेहनत करनी है, वो 2.5 साल उनको चाहिए। बिलावल भुट्टो वहाँ पर जाके बैठ रहे हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं। दे आर होपफुल कि वो कोशिश करेंगे। दिस इज ओनली कि जहाँ से अगर वो मेहनत कर लेंगे, शायद अगर वो 20-25 सीटें निकाल लें तो सिंध में उनकी गवर्नमेंट है, दे कैन हैव मैनूवर इन केपीके बलोचिस्तान, तो ये अपने काफ़ी नंबर ऑफ एमएनए इकट्ठे कर सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न वो इसलिए करें। अदरवाइज वो सिंध में बैठे आराम से हुकूमत कर रहे हैं। तो दीज चीज़ों को हम देखें तो ये पीडीएम इज डेड हॉर्स, इसके ऊपर हमें आई थिंक अभी हमें एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सलमा। आप देखें कि पीपल्स पार्टी तो विन विन पोजीशन में है। एक तो वो हुकूमत में पहले से मौजूद थी, उसके बाद आपने देखा उन्होंने रियायतें भी ले ली। उनके जिस तरह मुकदमात चल रहे हैं, साफ नज़र आ रहा है कि उनको रिलीफ दिया गया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को नेशनल असेंबली से सेनेट का मेंबर बनवा लिया पीडीएम की मेंबरान के साथ मिल के। उसके बाद उन्होंने सेनेट के अंदर जो है उनको कायदे इख्तलाफ भी बना लिया। तो इससे ज़्यादा उनको क्या चाहिए। दूसरी बात आप ले लें मुस्लिम लीग नून की, अगर ये इस्तीफ़े देने चाहते थे तो इनके पास तो बहुत सारे इस्तीफ़े हैं। जाती उम्रा में इस्तीफ़ों का ढेर लगा हुआ है।
पंजाब असेंबली में इनके पास 160 के करीब सीटें हैं। अगर इन्होंने इस्तीफ़ों की सियासत करनी है पीडीएम में तो सबसे पहले ये इस्तीफ़े देने शुरू करें। कौमी असेंबली में भी उनके पास अच्छी खासी तादाद में मेंबरान हैं। लेकिन अब जिस तरह मरीम नवाज़ ने यू टर्न लिया, मुझे तो बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि पहले तो वो ये बात कर रही थी कि धड़न तख्ता आर या पार नए इलेक्शन होने चाहिए, पर अभी रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू में बात कर दी कि अपना इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए। तो समथिंग फिशी मुझे तो ये बात समझ नहीं आई कि एकदम से उन्होंने कैसे ये यू टर्न लिया है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ भी लंदन में बैठ के यही बात कर रहे थे कि फ्रेश इलेक्शन करवाए जाए। तो पीडीएम का मुझे आगे कोई जो है वो नहीं नज़र आता उनका मुस्तकबिल, क्योंकि पीपल्स पार्टी या एएनपी अब वापस आने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने इनसे कहा कि उनसे माफ़ी मांगे। अब जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी का रवैया है, वो तो जूता मारने चले थे कौमी असेंबली के स्पीकर को, तो बहुत एग्रेसिवनेस है दोनों जमातों में। और हम तो पहले से ये कहते रहे, बल्कि जुनैरा तो बार बार कहती थी कि ये अपोजिट पोल्स हैं, ये बड़ी मुश्किल से किसी ने लाके उनको इकट्ठा किया। लेकिन बचपन में जब मैग्नेट्स के साथ हम खेलते थे और अदर पोल्स को करीब लाने की कोशिश करते थे तो वो रिपेल करते थे, और वही इनके साथ भी हुआ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग तो एक साथ चल ही नहीं सकते। आपने माजी में देखा कि उन्होंने एक दूसरे के ऊपर किस तरह इल्ज़ाम लगाए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ऊपर सिक्योरिटी रिस्क का इल्ज़ाम लगता रहा। जरदारी साहब को 10% का नाम जो है वो मुस्लिम लीग नून ने दिया, और जरदारी साहब की तकरीरें उठा के देख लें, बिलावल साहब की तकरीरें देख लें, उन्होंने ज़िया-उल हक का बेटा बोला नवाज शरीफ को। तो जब इतनी एक्सट्रीम पे आपके इख्तलाफात चले जाते हैं तो कुछ कॉजेज़ होती हैं, शायद कोशिश करते हैं कि चलो हम करीब आते हैं या लोग उनको करीब लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिलों में जो कदूरतें होती हैं वो वक्त आने पर सामने आ जाती हैं, और वक्त आने पे सामने आ गई। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे पीडीएम का कोई मुस्तकबिल है, क्योंकि अब पीपल्स पार्टी के भी जो टारगेट्स वो चेंज हो गए, और मुझे लग रहा है नून लीग के भी टारगेट्स चेंज हो गए हैं, और फिर मौलाना अकेले रह गए। ठीक है अतः तमाम तजियाकारों का ये कहना है कि ये लोग साथ मिलकर नहीं चल सकते। लेकिन जो लास्ट मीटिंग थी पीडीएम की जिसमें इख्तलाफात सामने आए थे और आसिफ जरदारी साहब ने काफ़ी हार्श बातें भी की थी, उस मीटिंग में पीपल्स पार्टी ने अचानक अपना स्टांस बदल लिया था। ऐसा क्या था कि पीपल्स पार्टी ने एकदम से स्टेप बैक भी कर लिया, और न सिर्फ स्टेप बैक किया बल्कि बड़ी कड़वी कसीली बातें भी सुनाई थी उन्होंने नवाज शरीफ को? देखिए, हमें समझने के लिए एक चीज जो इंपॉर्टेंट है ना, नून लीग के दो पहलू हैं। एक नून लीग है मरीम नवाज की, एक नून लीग है शहबाज शरीफ साहब की। अगर आप मरीम नवाज साहिबा की नून लीग को देखें तो ये नून लीग गुज़िश्ता कुछ महीनों से पाकिस्तान के अंदर क्या कर रही है, ये मुल्क तोड़ने की बातें कर रही है। ये कौमी इदारे हैं हमारे, उनको ये गालियां दे रहे हैं। ये कौमी असेंबली के अंदर स्पीकर को जूते मारने की बातें कर रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस भेजने की बातें कर रहे हैं। तो जो इनका रवैया है उसकी वजह से पीपल्स पार्टी भी थोड़ी मजबूर हुई। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब सामने आ जाते हैं, जो शहबाज शरीफ साहब अगर अपना किरदार अदा करते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि अगर वो पीडीएम में वापस ना भी आए तो दोनों जमातों में और पीडीएम इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। अब वो वापस पीडीएम में तो नहीं आएंगे, लेकिन ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, और जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं वो मिल के एक ज्यादा मुतहरिक किरदार अदा कर सकती हैं। तो जो सियासत है मरीम नवाज की, उनकी वजह से पीपल्स पार्टी को ज्यादा पीछे पुश किया गया, और फिर हमें आगे से भी उसका रिएक्शन नजर आया। हमें नजर आया कि बिलावल ने भी रिएक्शन दिया, जरदारी साहब ने भी रिएक्शन दिया, एएनपी ने भी रिएक्शन दिया। जहां तक मौलाना का ताल्लुक है, मौलाना इस वक्त सियासी नो बॉडी है। मौलाना का सिस्टम के अंदर कोई स्टेक नहीं है। मौलाना तो मतलब एक तरह से वो उनके इस्तेमाल हो रहे हैं, वो उनको आगे रखा हुआ है, थोड़ी सी जो उनकी स्ट्रीट पावर है मदरसा की। अदरवाइज जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर अगर किसी की स्टेक है तो वो पीपल्स पार्टी की है और नून लीग की है कुछ हद तक। लेकिन नून लीग ने जिस तरीके से अपना रवैया रखा हुआ है, जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं, आज ही उनके एक लीडर की जमानत जो है वो कैंसिल हुई, उसको गिरफ्तार किया गया, वो मुल्क तोड़ने की बातें कर रहे थे। तो ऐसी किसी जमात के साथ कोई और दूसरी जमात नहीं चल सकती। जब बेनजीर की साहिबा की अपनी शहादत हुई तो आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था। तो यहां पे अगर इनसे करप्शन पे सवाल करो तो ये कहते हैं हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। तो पीपल्स पार्टी एक मुख्तलिफ किस्म की सियासत करती है, मैच्योर सियासत करती है। उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उसकी बुराइयां गिनवा सकते हैं, लेकिन उसकी सियासत को आप नून लीग की सियासत से नहीं मिला सकते। और यही वजह है कि पीडीएम में जो इख्तलाफ था उसकी बुनियादी वजह मरीम नवाज की सियासत थी, मरीम नवाज का जारियाना रवैया था, रियासती अदारों को गालियां देना, उन पे इल्जामात, और पीपल्स पार्टी ने उसको मुनासिब नहीं समझा, इस वजह से वो अलहदा हो गए। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जुनैरा और नसीम साहब भी
भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं पहले एनबीसी की बात सुनूं। एनबीसी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? ऑनलाइन ऐड कीजिएगा प्लीज। हाँ, नसीम ने, मैं थोड़ा आप बात बनाऊंगा कि नसीम ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ बदला। पीपल्स पार्टी ने बदला, अथर ने बिल्कुल सही कहा कि पीपल्स पार्टी ने नहीं, मौक़िफ़ बदला है मुस्लिम लीग नून ने। और कब बदला बताता हूँ मैं आपको। जब पीपल्स पार्टी ने ऑफ़र किया कि आइए चलते हैं कौमी असम्बली में और इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक पेश करते हैं, तो वहाँ से ही पीछे हटे। फिर पीपल्स पार्टी ने ऑफ़र किया आइए चलते हैं बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक पेश करते हैं, तो उन्होंने कहा बुज़दार को तो हम हटाएंगे नहीं। मियाँ साहब ने भी कहा और मरियम ने भी इनकार कर दिया कि भाई ये तो नॉट एन कार्ड्स, बुज़दार हमारा भाई ये दोस्त है। तो वो वहाँ पर जो एक अंडरस्टैंडिंग हुई, और फिर सेनेट के इंतखाबात जहाँ बंटवारा हो गया 5 तेरे 5 मेरे, वो भी बहुत खला है सब लोगों को जो जानते हैं पॉलिटिक्स को कि ये क्या हुआ। तो कुछ ना कुछ अंदरूनी खाना चल रहा था। और जहाँ ताल्लुक़ है, अथर कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी मिलकर चल सकते हैं, और कौमी असम्बली में अगर अपोजिशन इस तरह की होगी तो वो तगड़ी होगी वरना डिवाइडेड होगी। और वो ज़ाहिर है इस वक्त कमज़ोर तरीन PTI के लिए फिर ख़तरा नहीं बनेगी। वो अगर शहबाज शरीफ की लीडरशिप में अपोजिशन चलती है, जो मुझे इम्कान है कि जो राब्ते हैं उनके आपस में, तो बहुत आगे चल सकती है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब। देखिए, बात यह है कि इट वाज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस जो कि अब खत्म हो चुकी है। नंबर 2, सबसे बड़ी बात है कि अब शहबाज शरीफ भी है, प्रेसिडेंट है PMLN के, वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज, इन दोनों में ये डिसाइड पहले करना है कि हु विल होल्ड द मीटिंग्स, हु विल हेड द पार्टी। ये एक बहुत बड़ी डायकोटमी है। और हाफ ग्रुप जो है वो शहबाज शरीफ के साथ है, राना सुलाना ग्रुप, एक ग्रुप इनके साथ है मरियम के साथ। तो पार्टी में इस वक्त बड़ा इंतशार है, दे आर ट्राइंग के इसको दबा के रखें, लेकिन किसी वक्त कहीं ना कहीं ये फटेगा और आप देखेंगे PMLN इंतशार का शिकार चीजें एक्सपोज होती जाएंगी। जी जुनैरा। एक तो ये कि पीपल्स पार्टी वाले कल से ये पूछ रहे हैं कि जो मरियम ने कहा है कि हम चाहते हैं ये 5 साल पूरे करें, अगर ये नैरेटिव था तो जो पहले सब कुछ हो रहा था PDM में, इस्तीफे मांगे जा रहे थे, लॉन्ग मार्च प्लान हो रहा था, वो सब क्या था? देयर हैज़ टू बी एन आंसर टू दिस कि ये अभी कहीं से नज़ूल हुआ है इस थिंकिंग का एकदम से, ये किसी अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है, चाहे वो पार्टी के अंदर बैठ के हुई हो आपस में कि हमें सूट क्या करता है, या इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुई हो, क्योंकि ये नैरेटिव ऐसे ही नहीं आया। एंड इट इज़ 180 डिग्री डिफरेंट फ्राम व्हाट मरियम यूज्ड टू से। तो पहले तो इन्हें उस पर सेटिस्फाई करना पड़ेगा पीपल्स पार्टी को भी और उन लोगों को भी जो समझते थे कि PDM बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रही है। दूसरा ये कि वो जो एक बहुत डिस्कस हो रहा था कि नून में से शीन निकलेगी एंड दिस एंड दैट, वो नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि अगर साइकोलॉजी आप देखें शरीफ ख़ानदान की, इनमें बड़ी कोहेरेंस है। ये लोग अपने डिफरेंसेस बाहर नहीं आने देते, अंदर डिफरेंसेस जितने मर्जी प्रिवेल करें, एंड में अपनी सियासत को कायम रखने के लिए शहबाज शरीफ की सियासत अगर प्रिवेल करनी ज़रूरी हुई तो वो करने देंगे। सो जो ये आइडियलाइज कर रहे हैं कि नून लीग टूट जाएगी, मेरे ख्याल है वो थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहे हैं। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब। सलमा, बस एक वन लाइनर ऐड करूंगा कि PDM में मौलाना फजल रहमान की वही पोजीशन है जिस तरह क्रिकेट में 12th मैन होता है कि वो फील्डिंग तो कर सकता है लेकिन बैटिंग बॉलिंग नहीं कर सकता। ठीक है, इसके साथ ही सेगमेंट को क्लोज करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे तमाम तजियाकार का ऑप्शन ये। दूसरा मामला ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हुकूमत को एक बार फिर खरी खरी सुना दी है। MQM के रहनुमा आमिर खान ने कहा है कि आम इंतखाबात में कराची के नताइज चुराए गए, तहरीक इंसाफ ने अपने वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि अगर हम 7 सीटें हटा लें तो आपका नाम लेवा कोई नहीं होगा। माजी में भी MQM की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता रहा है। हमारा आज का सवाल ये है कि क्या MQM हुकूमत के लिए मुश्किलात का बाइस बन सकती है? ब्रिगेडियर साहब। देखें, बात यह है कि पीपल्स जो है MQM, ये हमेशा ऐसी बात करते हैं बट दे ऑलवेज लुक टुवर्ड सेंटर, कि इनकी एक प्रॉब्लम है क्योंकि ज़ाहिर है इनको सेंटर की फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए होती है, और इस वक्त इनकी साख काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हुई है। उसका नतीजा आप देखेंगे 2 दिन बाद जो इलेक्शन है NA 249 में, उसमें इस वक्त बड़ा टफ कंपटीशन जा रहा है, जिसमें आपकी PMLN है, मुफ्ता इस्माइल हैं, मुस्तफ़ा कमाल हैं PSP के, फिर PTI के हैं अफरीदी साहब, और फिर जाके चौथे नंबर पर
एमक्यूएम। इससे ये देखेंगे ये पार्टी को कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो ये पहले वादे करते थे वो पीटीआई ने भी पूरे नहीं किए हैं। लेकिन जब भी इलेक्शंस होते हैं और ऐसी बात होती हैं तो ये हमेशा ब्लैकमेल करते हैं ताकि गवर्नमेंट से मराद ले सकें, उनसे कोई कमिटमेंट ले सकें, और उसके बाद फिर जब बात खत्म हो जाती है फिर इसी तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। आई थिंक दैट इज़ द ओनली रीज़न। अदरवाइज इस वक्त आप इलेक्शन में भी देखेंगे एमक्यू को सबसे कम वोट मिलेंगे, तो ये इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी डाउन हो रही है और वो सारा ब्लेम डालना चाहते हैं तो उसके ऊपर, फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। तो दिस इज़ द रीज़न कि उन्हें इलेक्शन नज़र आ रहा है, जिस वजह से उन्होंने ये बात की है। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अगर आपने इनसे जो भी कमिटमेंट की है, कराची का पैकेज है, कराची के जो शहर के हालात हैं, फ्लड में बड़ी हैवी रेन में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, उनमें भी देखें। इसकी वजह से एमक्यू को नुकसान हो रहा है और फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर आप किसी पार्टी से जो वादा करते हैं वो पूरा करें। और इस वक्त कराची सबसे ज़्यादा नुकसान में है, ना इसको पीपल्स पार्टी ऑन कर रही है, ना पीटीआई ऑन कर रही है, क्योंकि दे डोंट डेवलपमेंट। इसी तरीके से फिर बाकी पार्टी जो एमक्यू वो सफ़र कर रहे हैं, और ये एक वजह है जिसकी वजह से आज आमिर खान को ये बात कहनी पड़ी। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल किसी हालत में भी एमक्यूएम फेडरल गवर्नमेंट को छोड़ सकती है। अच्छा, एनबीसी एक ज़माना रहा है एमक्यूएम का जब वो कराची पर राज किया करती थी, लेकिन अभी मैंने रीसेंट पोल्स देखे NA 249 के हवाले से, तो उसमें नून लीग और पीटीआई जो थे वो एक दूसरे को कम्पीट कर रहे थे, पोल्स में उनकी मकबूलियत ज़्यादा थी, लेकिन एमक्यूएम का नाम भी कहीं नज़र नहीं आया। अगर तीसरी कोई मकबूल जमात थी तो वो PSP थी। ऐसा क्यों है? मुझे ये कि जो ओवरऑल पॉलिसीज़ रही और जिस तरह कराची के साथ सलूक किया गया, वो लोगों ने रिएक्ट किया, सच्ची बात ये है। और जब वो फौजी ऑपरेशन हुआ या जो भी कह लें उसको आप, उसके बाद लोग खुल के सामने आए। इनके साथ दुकानदार थे जो 3 दिन की हड़ताल करने में बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे, और अब के जब कहते हैं कि टाइम शाम 10 बजे तक का टाइम है कोरोना की वजह से, तो वो हड़ताल पे चले आते हैं। अब उनकी इतनी बेजारी है। आमिर खान साहब का बयान जो है वो मैं बिल्कुल समझता हूँ इंतहाई संजीदा बयान है, और ऐसा बयान जो 25 साल से चल रहा है। हर हुकूमत के साथ ताल्लुक़ कायम करते हैं और उस ताल्लुक़ के पहले रोज़ के बाद ये बयान आ जाता है और फिर हुकूमत में रहते हैं। इसी हुकूमत में काम करेंगे, इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, लेकिन बयानबाजी चलती रहेगी। अब मसला क्या है? बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है एमक्यूएम का। एक तो यह है कि जो एमक्यूएम के ऑफिसेस थे उन पर उनको कब्जे में लिया हुआ हुकूमत ने ऑपरेशन के बाद, वो उनकी बाजियाबी चाहते हैं। और दूसरा, उनके गिरफ्तार शुदगान हैं फौजी ऑपरेशन के, उनकी रिहाई चाहते हैं। कुछ लापता अफराद हैं, उनकी रिहाई चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात वापस ले आता हूँ नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में, जब नवाज शरीफ फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे। उस दौर का अखबार मैंने पोस्ट किया हुआ है आज अपनी फेसबुक के ऊपर, वो देखिएगा। सिर्फ नाम बदल दें तो लगेगा वो आज का अखबार है, बेनज़ीर नहीं है कोई और नाम, इस वक्त कोई और नाम दे दें, वहाँ भी एमक्यूएम की खबर लगी हुई है, हमें वजारत आला चाहिए। ये मुतालबा भी एमक्यूएम का तब से ही चल रहा है कि हमें वजारत आला चाहिए, और कोई पूरा नहीं कर रहा। अब ख्याल उनका ये है कि कोई सिस्टम ऐसा आ जाए कि कराची से पूरी सीटें उनको मिल जाएं, लेकिन वो अब शक्ल मुश्किल हो गई है, क्योंकि लोगों पर भेद खुल गया है, लोगों पर सब कुछ खुल गया है कि हालात क्या हैं। कराची को तरक्की नहीं दी गई, कराची पे इतने अरसा कराची ने मैंडेट दिया या मैंडेट लिया गया कराची से, लेकिन कराची को वो तरक्की नहीं मिली, वो मसाइल हल नहीं हुए। मेयर भी आपका पूरा था, मेयर को भरपूर ताकत हासिल थी, मुस्तफ़ा कमाल ने कुछ काम भी किए। अब जो सवाल है आपका क्यों नज़र नहीं आ रही, वो इसलिए नज़र नहीं आ रही कि अब आप बिरादरी में चले गए। तो ज़्यादा बिरादरी है उस इलाके में, एक वो सपोर्ट कर रही है एमक्यूएम को। PSP बहुत ऑब्वियस है वहाँ पर, ये नहीं कह रहा है कि वो जीत जाएगी या उसके बहुत वोट हैं, उसने वहाँ बहुत जल्द से किए हैं, इसलिए ऑब्वियस नज़र आ रही है, वो नकल नज़र आ रही है। PTI का पहला वोट बैंक था जो श्रिंक हुआ है, पीपल्स पार्टी का शायद नहीं है, मंदोखेल साहब का नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग का एक वोट बैंक था, वो भी श्रिंक हुआ है। तमाम वोट बैंक जो हैं वो कम हुए हैं, लेकिन देखना ये है कि इन कम वोटों में कौन ज़्यादा वोट लेकर जाएगा। मुकाबला पीपल्स पार्टी का नहीं है, मुकाबला मुस्लिम लीग का, PTI का,
इन दो का है और शायद पीएसपी का है। ठीक है, अतर आप क्या तबसरा करेंगे इस बयान पर? देखिए, जहां तक एमक्यूएम के हवाले से उनका जो बयान है कि हुकूमत को हम छोड़ सकते हैं, तो जो मेरे कोलीग्स ने यहाँ पे बात की, मैं 100% उनसे एग्री करता हूँ। पॉलिटिकल जमातें इस तरह करती हैं, वो मुख्तलिफ हालात को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करने की कोशिश करती हैं। लेकिन जो इस वक्त कराची की सिचुएशन है ना, अगर आप ऑनेस्टली बात करें तो तहरीक इंसाफ ने भी कराची के साथ इंसाफ नहीं किया। वहाँ से जो लोग आए, क्या उन्होंने कराची का हक अदा किया? वहाँ से जो वफाकी वज़रा बने, उन्होंने कराची का हक अदा किया? कि क्या कोई एक भी संजीदा शख्सियत मुझे बता दें जो तहरीक इंसाफ ने कराची से सामने लेके आई? कोई एक ऐसा मुझे सियासी वर्कर दिखा दें जो लोगों के दरमियान जाके बैठ सके, जो लोगों से बात कर सके। वहां पे तो आपको गवर्नर साहब के कुत्ते जो हैं वो गाड़ियों पे जाते हुए नजर आते हैं। वहां पे वफाकी वुज़रा आपको 8-8 करोड़ की गाड़ी चलाते हुए नजर आते हैं। ये कौन से लोग हैं जिन्होंने एक रियासत बनानी है जो 8-8 करोड़ की गाड़ियों में फिर रहे हैं, और ये ज्यादातर कराची में कॉन्सेंट्रेटेड हैं? तो इस तरह की जब आपने, कराची ने आपको मैंडेट दिया, कराची ने आपके सर के ऊपर पग रखी जिसे कहते हैं, आपको इज्जत दी, तो आपने आगे से कराची को क्या दिया? हाँ, पीपल्स पार्टी नाइंसाफी करती रही है कराची के साथ, एमक्यूएम ने भी कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों ने भी कोई खास नहीं किया। गैर संजीदा किस्म की क़यादत वहां से आप लेके आए सामने। अगर वो क़यादत आप ले भी आए थे तो उनको कुछ बताते कि आप कुछ ये करें, कुछ हालात बेहतर करें। आप उनको सेनेट के अंदर लेके आ गए, और उसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक वहां पे श्रिंक हुआ है। कराची की आवाम को अभी भी उम्मीद है, कराची की आवाम चाहते हैं कि कोई हमारे सर के ऊपर हाथ रखे, हमारे साथ इंसाफ करे, लेकिन ना तहरीक इंसाफ ने उनके साथ इंसाफ किया, ना किसी और जमात ने उनके साथ इंसाफ किया। तो यहाँ पे अगर कोई लूजर है, क्या पता नून लीग जीत जाए, या क्या पता पीटीआई जीत जाए, या पीएसपी जीत जाए, लेकिन हमेशा हार कराची के अंदर कराची की आवाम के लिए होती है। उम्मीद मैं ये करता हूं कि कोई ऐसा जमात आए, कोई ऐसे लोग सामने आए जो कराची की आवाम की जीत हो। कराची का भी तो कोई सोचे ना, वहां से बस वोट लेने हैं, हुकूमत बनानी है, वजारत आला तक पहुंचना है, ये बातें ठीक नहीं है। कराची का भी ध्यान करें। ठीक है जुनैरा, मुझे अतर की बातों से अली जैदी साहब याद आ गए, जो किसी ज़माने में कहा करते थे कि वो इतने दिनों में कराची का कचरा उठा देंगे, मिसाली शहर बना देंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया। बाकी जो मसाइल हैं पानी के और दीगर मसाइल, वो भी वहीं के वहीं हैं। तो अगर एमक्यूएम शिकवा करती है तो वो ये शिकवा करने में हक बजानिब है कि जिस बात के लिए साथ दिया था हुकूमत का वो पूरी नहीं हो सकी। एमक्यूएम वो वाला बच्चा है जो हर हाल में रोता ही रहता है, उसको हर वक्त शिकायत ही रहती है कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। और उसकी वजह ये कि जब नेचुरल एवोल्यूशन के प्रोसेस से कोई पॉलिटिकल पार्टी या एंटिटी नहीं गुजरती और उस तरह इवॉल्व नहीं करती जिस तरह ड्यूली करना चाहिए, बल्कि मेन स्ट्रीमिंग के नाम पे उसको कहीं से सपोर्ट दे के उसको ज़बरदस्ती इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है किसी एरिया में, तो वो फिर उन पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की आदी हो जाती है कि बस उसको प्लेट में रख के चीज़ें सर्व होती रहे। एमक्यूएम इसी तरह की जमात है, हम सब जानते हैं, मेरे कोलीग्स बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ओवर द इयर्स इन्होंने ये कोशिश भी नहीं की कि हम कोई ऐसी पॉलिटिकल अपलिफ्टिंग करें अपने अंदर और लोगों को कुछ ऐसा डिलीवर करें कि हम वाकई अवामी पार्टी बन जाएं। रादर अगर इनको कुछ याद है तो सिर्फ वो अपना टेरर वाला दौर याद है जिसमें एमक्यूएम के नाम से हर कोई कांपता था। तो ये उसी अहद में वापस जाना चाहते हैं, ये वही चीज़ें वापस चाहते हैं, लेकिन उसके लिए इनको पॉलिटिकल रास्ता कौन सा है वो समझ नहीं आता, सिवाय इसके कि ये जिसके साथ भी मिलें उसको थ्रू आउट द टेन्योर ब्लैकमेल करते रहें। तो दे हैव रिड्यूस्ड देमसेल्व्स टू अ प्रेशर ग्रुप। टू मी प्रेशर ग्रुप बन गए हुए हैं ये, और टैक्टिक्स प्ले करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए ये ऐसा करते हैं। लेकिन हैट्स ऑफ टू द पीपल ऑफ कराची, जितनी उनकी रेजिलियंस है कि वो बार बार चांस देते हैं। मेरे ख्याल है कि 1-2 इलेक्शंस और हुए तो सही कह रहे हैं, बेग साहब भी ठीक कह रहे हैं, बाकी लोग भी ठीक कह रहे हैं, पीएसपी प्रिवेल कर जाएगी क्योंकि उनमें फिर भी कुछ अवामी टेक्सचर है ये। लेकिन ये तो ऑब्सलीट होते जा रहे हैं और ख़ुद इररेलेवेंट होने वाली बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं इनका ये जो पर्टिकुलर बयान है, मैं इसको बिल्कुल सीरियस नहीं लेती क्योंकि ये कभी भी सेंटर से अलहदा नहीं होंगे। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब। सलमा, देखें, बात यह कि मुत्तहदा के जो कायद थे उनका एक कद काट था और उनकी बात सुनी जाती थी। उनका एक शहर था
जिसकी वजह से MQM बनी और MQM ने इतनी सीटें ली। जब इनके पास 24-25 सीटें होती थी तब भी इनका यही रोना रहता था कि हम छोड़ रहे हैं, हम जा रहे हैं। इन्होंने कराची के लिए कभी नहीं सोचा। इनके पास बहुत पावर आई है। MQM एक ज़माने में इतनी पावर थी कि उनकी मर्ज़ी के बगैर कराची हैदराबाद में पत्ता तक नहीं हिलता था। लेकिन बात वही है कि इन्होंने वो जो मजलूम कराची वाले बेचारे, इतनी प्यारी नेशन है, इतना प्यारा शहर होता था, उसको कभी इन्होंने गिव बैक नहीं किया। तो अब तो MQM की ये हालत है कि अगले इलेक्शन में तो मुझे लगता है कि इनके पास ये 6 सीटें भी नहीं होंगी। और अगर वो इमरान खान को ब्लैकमेल करना चाहते हैं तो करके देख लें। इमरान खान को शायद फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनकी अपनी जो हैसियत है वो कम हो जाएगी। कराची में PSP बेहतर जा रही है। मुस्तफ़ा कमाल को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि उसने भी MQM के दौर में कुछ डिलीवर करके दिया था। मेरे ख्याल से अगर MQM का हिस्ट्री उठा ली जाए तो उसमें सिर्फ अपना मुस्तफ़ा कमाल वाला दौर ऐसा था जब कराची वालों को कुछ सुख का सांस मिला और उस शख्स ने रात रात तक वहाँ खड़े होकर बात की। लेकिन मैं बताऊँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जुल्म है कराची के साथ वो पीपल्स पार्टी ने किया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमेशा सिंध में रही है। अभी भी तकरीबन 13 साल से वो सिंध में है और जितने MNA MPS, जितने वडेरे हैं, जितने अंदूरे सिंध के लोग हैं, उन सब के घर जो है डिफेंस में, नर्सरी में, बड़े बड़े इलाकों में मौजूद हैं। उनके बच्चे कराची में पढ़ते हैं, उनके कारोबार कराची में है। लेकिन वो सिर्फ MQM की दुश्मनी में जो है कराची के आवाम को कुछ नहीं देना चाहते। जिम्मेदारी तो पीपल्स पार्टी की बनती है क्योंकि उनका वज़ीर आला है, उनके वज़ीर है, उनकी हुकूमत है, सब प्रिविलेजेस उनके पास हैं। अगर पीपल्स पार्टी चाहे तो वो कराची को दोबारा उसी तरह रोशनियों का शहर बना सकती है। लेकिन मुझे MQM का यहाँ पे कोई ज़्यादा मुस्तकबिल नहीं नज़र आता क्योंकि उन्होंने पिछले 25-30 साल में उस शहर को दिया क्या है, बल्कि आपने वहाँ की नौजवान नस्ल को जिस नहज पे पहुँचाया है उसके बाद तो मेरे ख्याल से उनको वहाँ पे कोई भी वोट नहीं देगा। और ये सिर्फ हवा में तीर चला रहे हैं, ये इमरान खान को जो है वो कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। ठीक है NBC, आप अपना कमेंट ज़रूर ऐड कीजिए, लेकिन साथ एक छोटा सा सवाल कि अभी नसीम सिद्दीकी साहब ने कहा कि बानी MQM का शहर था, वो शहर था या वो दहशत थी? आपने तो कराची को और MQM को बड़े करीब से देखा है, आपको क्या लगता है? नहीं, ये पहले तो बिल्कुल शहर था। पहले के 3-4 साल जो थे उनके वाकई शहर के थे, जब वो ख़वातीन के बड़े बड़े जलसे होते थे और कोई उनको छेड़ता तक नहीं था। फिर बहुत बड़े बड़े जलसे नेशनल पार्क के हुए। नेशनल पार्क का जलसा आप देखें जो बारिश में किया गया, धुआंधार बारिश और पैक नेशनल पार्क, अब वो खिताब कर रहे हैं, वो शहर था नहीं, उसके अलावा क्या था? बाद में आप कह सकते हैं जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अतर ने जो बात की PTI की, मैं वो करना नहीं चाह रहा था क्योंकि PTI तो अब इर्रेलेवेंट हो गई कराची के लिए। वज़ीर बहरी उमूर बहरिया से ज़्यादा, बहरी मामला से ज़्यादा कराची के खुशकी के मामला देखते हैं और खुशकी की सियासत देखते हैं। गवर्नर राज लगा दूंगा, हुकूमत तोड़ दूंगा, सर फाड़ दूंगा। दूसरे वज़ीर आते हैं, वज़ीर क़ानून, वो साइड से निकल के आते हैं, वो कहते हैं कि जी हम हुकूमत को मफलूज कर देंगे, मुअत्तल कर देंगे। कोई काम नहीं कर रहा है। कराची का मुंतखब होने वाला PTI का आदमी दुकान में घुस के दुकानदार को पीट तो सकता है। मुंतखब होने वाला MNA सड़क पे रास्ता रोक कर गटर के ढक्कन लगाने के बहाने चंदा तो ले सकता है। तस्वीरें छपी हुई हैं, मैं कोई ऐसे छक्के नहीं मार रहा हूँ, लेकिन काम नहीं कर सकता। सही जाकर अफसरों को धमकियाँ दे सकता है, काम नहीं कर सकता। वो उनका अंदाज वही आ रहा है जो नसीम कह रहे हैं, दहशतगर्दी वाला। बचाएं कराची को इससे इमरान खान, ये वही अंदाज वापस ला रहे हैं जो पहले था और ये नहीं चलेगा। अब लोग मारेंगे और लोगों ने मारना शुरू कर दिया है। ठीक है, आपके ख्याल में PTI रेलेवेंट है कराची के लिए? नाज़रीन, इसके साथ ही एक ब्रेक की जाने बढ़े, आकर दीगर मामलों पर बात होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पंजाब में चीनी स्कैंडल के खिलाफ तहकीकात करने वाली ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह डॉक्टर रिजवान को तब्दील कर दिया गया है। जहांगीर तरीन और उनके हमख्याल अरकान की जानिब से डॉक्टर रिजवान को हटाने का मुतालबा किया गया था। दूसरी जानिब आज ही जहांगीर तरीन के हमख्याल अरकान ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात भी की है और जहांगीर तरीन के खिलाफ केसेस और तहकीकात से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह भी किया है। जुनैरा, क्या हो रहा है ये?
बिल्कुल गलत हो रहा है। इमरान खान हर वो काम कर रहे हैं जो वो कहते थे नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने रेफरेंस बना दिया था या एक दफ़ा कटहरे में ले आए थे जहांगीर खान तरीन को, तो फिर उनसे मिलना नहीं चाहिए था। बिकॉज इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे बैठ के जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आप उससे मुलाकात कैसे कर सकते हैं? उसके बाद आपने एक 18th 19th ग्रेड के ऑफिसर को हटा दिया है एंड लेटर ऑन यू विल कंप्लेन कि ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ ताउन नहीं कर रही है। तीसरी चीज़ ये कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स है पीटीआई की, सबको पता था कि दो ग्रुप्स हैं। एक असद उमर हैं, उसमें शाह महमूद कुरैशी हैं जो बहुत ज़्यादा गरज रहे थे कल, और दूसरा जहांगीर तरीन ग्रुप है। अब जहांगीर तरीन तो जेन्युइनली मेरे ख्याल है बहुत ज़्यादा सर्व कर चुके हैं फॉर 10 years पीटीआई को। और अगर इमरान खान को अभी भी ये सेंस नहीं है कि जिस रास्ते पे शहजाद अकबर उनको लेके जा रहे हैं उस रास्ते ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव सिनारियो क्रिएट कर दिया है पीटीआई के लिए, तो फिर इनका अल्लाह ही हाफिज़ है। जितने एडवाइज़र्स हैं इमरान खान के इर्द गिर्द, दे आर ऑल मेकिंग मनी। वो सारे उनको गलत एडवाइस कर रहे हैं, वो उनको गुड सिनेरियो बताते हैं, वो उनको एडवेंचरिज्म की तरफ लेके जाते हैं, और इमरान खान को ये सब पसंद है। सो नतीजा आपके सामने है, तोड़फोड़ हो रही है। और मेरा ख्याल है कि किसी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं है जब इंसान की खुद इतनी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सोच हो। जहांगीर खान तरीन की 3 मेल्स हैं उन 10 मेल्स में जिनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो वाई जस्ट हिम? उनका तो फोरेंसिक ऑडिट भी हो चुका है और उसमें वो क्लियर आए हैं, कोई ऐसा अकाउंट सामने नहीं आया, तो उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है? दिस इज द राइट क्वेश्चन आई थिंक। ठीक है, एनबीसी अफसर को इस तरह से हटा देना क्या जहांगीर तरीन के लिए उनको मुतरादिफ उनको रिलीफ देने के मुतरादिफ है? मेरे ख्याल कोई नई बात नहीं है ये, बल्कि पहली बात तो मैं अर्ज़ करूँ कि इस तरह अफसर को हटाने से जहांगीर तरीन पर हर्फ आता है। उस अफसर ने इंक्वायरी कर ली थी, 70% मुकम्मल कर लिया था। उस अफसर ने जहांगीर तरीन के वारंट जारी कर दिए थे, करने की कोशिश की थी, परमिशन मांगी थी, और उसको इस मरहले पर हटाना इस तरह कि एक मुज़ाकराती टीम आ रही है, उसके आने से पहले उसको आप हटा रहे हैं और नया जीआईटी का सरबराह मुकर्रर कर रहे हैं। और एक करियर ऑफिसर है, वो तगड़ा ऑफिसर है, सिंध गवर्नमेंट भी उसके ख़िलाफ़ रही है, उसके से उसको यहाँ से निकाला गया था, बेचारा इस्लामाबाद गया, वहाँ से उसके साथ ये काम हो गया। अब वो एक जीआईटी का मेंबर रहेगा उसका। इस ज़ाती के, और फिर रिपोर्ट भी उसकी मनसूख हो गई। ये बहुत ज़ाती की बात है, और ये मेरा ख्याल है ज़ाती जहांगीर तरीन के साथ भी है कि जहांगीर तरीन पे इल्ज़ाम आएगा कि वो ब्लैकमेल करके अपना काम निकाल रहे हैं। और शहजाद अकबर कहाँ ले गए? हम पहले भी कह रहे थे कहाँ ले जाएंगे, वो कोई नई बात नहीं है। वो जहाँ ले गए वहाँ वो ले गए। और उसके बाद बशीर मेमन का जो आज कट्टा नया खुला है, अगर आपने गौर किया हो, सुना हो, तो वो तो बहुत खौफनाक है। वो तो कहता है मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाकर कहा गया कि जस्टिस फाइज ईसा के ख़िलाफ़ केस बनाओ। मुझे फ़रोग नसीम ने कहा, मुझे शाहिद अकबर ने कहा, मुझे FBI के चेयरमैन ने कहा, लेकिन मैंने सोचा फिर बुला के मुझे डांटा गया। तो मुझे लगता नहीं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाए और टीवी पर आके लगाए, अखबार में नहीं है, टीवी पर आके। तो इस तरह की जो सूरत हाल है वो इमरान खान के लिए ख़तरनाक है। और हम पहले भी कह चुके थे कि इमरान खान के लिए कोई दुश्मन काफ़ी नहीं होगा, उनके अपने अंदर के मामलात, उनका अपना वज़न उनके लिए ख़तरनाक होगा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, देखें इसमें बात यह है कि पीटीआई गवर्नमेंट को बहुत प्रॉब्लम्स हैं। एक तो बहुत कम वोट का मार्जिन है, और इसी तरह आपके सामने एमक्यू ने भी थ्रेट की है, हर एक पार्टी के अपने पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। इशू ये कि एक पहले हमें रियलाइज करना चाहिए कि इमरान खान एक पोलिटिकल पार्टी के लीडर भी हैं, और अगर उनकी पोलिटिकल पार्टी के MNA MP से मिलना चाहते हैं तो वो उनका राइट है, एंड शुड मीट देम। यस, जहांगीर खान से वो नहीं मिलना भी नहीं चाहिए था, इसलिए कि उनके ऊपर FIR कटी हुई है, वो मुजरिम है, इसलिए वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन पार्टी अगर मिलती है, अपना नुक्ता नज़र देती है, तो वो जरूर सुनना चाहिए, वो उनका एक हक भी है और उनको मिलना भी चाहिए था। नंबर 2 बात है कि देखें इंक्वायरी ऑफिसर जो होता है ना, अक्सर चेंज होते रहते हैं। कभी भी अगर कोई बड़ी पार्टी होती है वो कहती है ये हमारे से ज्यादती कर रहा है, एक इंक्वायरी ऑफिसर चेंज कर रहे, तो जनरली इवन पुलिस के लेवल पे भी अगर देखें तो इवन अगर जज पे भी कोई लगा दिया जाए तो उसको भी चेंज कर दें, किसी और को लगा दिया जाता है। बात यह है कि अब देखना यह है कि इसको कैसे चलती है, इंक्वायरी कैसे होती है, और इमरान हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। देखें बात यह है कि उसकी जहांगीर तरीन की बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है,
अगर उन्होंने गलती की है उसको ये देखना है कि वो गलती जहाँ इंटेंशनल है, क्या की है, मॉनिटरी बेनिफिट है, ये सारी चीज़ देख के देन उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर वाकई प्रूव हो जाता है तो फिर जरूर करें। लेकिन ये बड़ा डिफिकल्ट काम है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए। उन्होंने इनका बड़ा साथ दिया हुआ है, बड़े जो नाजुक मौके पे उनके साथ खड़े रहे हैं। और फिर जाहिर है कि शामिद कुरैशी की स्टेटमेंट है वो नहीं आनी चाहिए कि वो भी गलत स्टेटमेंट है, इससे पार्टी में टूटने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। इस वक्त तमाम पार्टी मेंबरान को मिल के इस मसले को हल करना चाहिए, लेकिन अगर कहीं गलती की है तो उसको ज़रूर उसको सजा भी मिलनी चाहिए। नसीम सिद्दीकी साहब। सलमा, देखें हमारे मुल्क में रवायत बनती चली जा रही है कि जो बड़ा आदमी है, जो पावरफुल है, वो मासिस को इस्तेमाल करता है। जब उसके ऊपर कोई तफ्तीश आती है, कोई इल्ज़ाम लगता है, तो वो मासिस को इस्तेमाल करता है प्रेशर डालने के लिए नैब के ऊपर, अदालतों के ऊपर, हुकूमत के ऊपर। होना तो ये चाहिए कि जब आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है तो आप ज़रूर शिकायत ज़रूर करें कि देखें जी मेरे पे इल्ज़ाम गलत लगा है, इन्होंने गलत इल्ज़ाम लगाया, ऐसा नहीं है। लेकिन जो इल्ज़ाम लगाया आप उसमें पेश हो, अपने आप को साफ़ करके निकालें। लेकिन हमारे मुल्क में अजीब वतीरा है, आप देखें कि मतलब प्रोसीजर्स पे चले जाते हैं। अभी भी रिसेंटली एक फ़ैसला हुआ है, प्रोसीजर्स पे चले जाते हैं, जो इल्ज़ाम लगा उसका कोई जवाब नहीं दे रहा। इसी तरह का केस नवाज शरीफ का था, उन्होंने भी बेटे से ली थी, उनको तो सज़ा दे दी और सैलरी लेने पे अपने बेटे से, उनकी भी लंदन जायदादों को आज तक उछाला जा रहा है। तो बात यह कि यहाँ पे आप जवाब दें। जहांगीर तरीन साहब को भी चाहिए था कि आके कहते देखें इमरान खान साहब ये गलत हो रहा है, जो पार्टी के लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी गलत कर रही है, लेकिन मैं क्लीन हूँ और मैं अदालत में जाके अपने आप को क्लीन साबित करूँगा। इसी तरह जब तफ्तीशी अफसर की बात आती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तफ्तीशी अफसर, आप अगर कोई आपके ऊपर केस है, आप तफ्तीशी से खुश नहीं, आप अदालत में जाते हैं, वहाँ आप एप्लीकेशन लिख के देते हैं, तफ्तीशी 2-2, 3-3 बार चेंज हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं, हमें इनको लेके हाय हाय ओए ओए नहीं करना चाहिए। ये तो नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं। अगर इस मामले में हो गया तो नया अफसर आके वो अपनी तफ्तीश कर ले। तो बात यह कि तफ्तीश होनी चाहिए, चीज़ों के सामने आना चाहिए। और इमरान खान साहब अगर जहांगीर तरीन के साथियों को मिले हैं तो वो इमरान खान के साथी भी हैं, उनका ताल्लुक पीटीआई से है, उनकी अगर कोई रिजर्वेशंस है, अगर मेरे ख्याल से अपोजिशन का भी कोई ग्रुप बनता है कि जी शहबाज शरीफ के साथ ज़्यादती हो रही है, हम प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाह रहे हैं, तो वो ज़रूर मिलेंगे कि आपके क्या ग्रीवेंसेस हैं। अगर मैं कोई दूर कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा। लेकिन क्योंकि अपोजिशन वाले मिलते नहीं हैं और ये क्योंकि पीटीआई से इनका ताल्लुक था, ये मिल लिए। हाँ, अगर जहांगीर तरीन मिलते हैं तो शायद मुझे भी अच्छा ना लगता, क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, पहले वो इल्ज़ामात को क्लियर करें। क्योंकि इमरान खान साहब ने भी हमेशा अपोजिशन में यही कहा था कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम है वो अपनी सीट छोड़ दे या उसको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। तो बाकी लोगों का मिलना, तफ्तीशी अफसर चेंज होना, मेरा ख्याल से ये कोई बड़ी बात नहीं। अपने जो ऊपर जो इल्ज़ाम आते हैं उनको क्लियर करवाना चाहिए। अतर दो बातें, एक तो ये कि अफसर की तब्दीली से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, और दूसरी बात है कि जो मुलाकात हुई। जी मैं नसीम बहुत बाखबर जर्नलिस्ट हैं, ये बता दें कि जहांगीर तरीन ने कोर्ट में पेश होने से कब इनकार किया। जितनी बार बुलाया गया वो कोर्ट गए हैं। अब वो 30 आदमियों के साथ गए हों, 40 आदमियों के साथ गए हों, वो कोर्ट गए, उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। तफ्तीशी अफसर नहीं है वो जीआईटी का ऑफिसर का चीफ है। ठीक है अतर, क्या अफसर की तब्दीली से फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता? और दूसरी बात यह कि अगर उन्होंने मुलाकात की है तो आपकी नज़र में ये मुलाकात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? देखिए, जहां तक अफसर की तब्दीली का ताल्लुक है, अफसरान आते रहते हैं, अगर तहकीकात सही तरीके से हो रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फर्क पड़ेगा। इसलिए कि हम हमेशा बात करते हैं इदारे मजबूत होने चाहिए। लेकिन मेरा यहाँ पे इशू है कि जहांगीर तरीन क्यों किसी बात का जवाब दें? अपने ऊपर लगे जो उनके ऊपर जो इल्जामात लगे वो क्यों जवाब दें? हालिया जो रीसेंट केस हमारे यहाँ हुआ है, क्या वहां पे किसी ने जवाब दिया? किस तरह का फैसला आया कि कोई अथॉरिटी कुछ पूछ भी नहीं सकती है? तो क्यों जहांगीर तरीन साहब किसी चीज का जवाब दें? उनको एक टेक्निकल बुनियाद पे जहांगीर तरीन साहब को सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करार दे दिया गया था जब उन्होंने रिव्यू पिटीशन दायर की थी और कोई नई चीज सामने दिखाने की कोशिश की थी, और उनका तमाम रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक था। टेक्निकल बुनियाद के ऊपर उनको नाअहल करार दिया गया था। तो उन्होंने जब रिव्यू पिटीशन दायर की और उन्होंने कोई सबूत वगैरह पेश किए तो उस वक्त मोजिज अदालत ने उनको कहा था कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। क्या पाकिस्तान के अंदर एक
जैसा इंसाफ का निजाम है? नवाज शरीफ को आप नाअहल करार दे दें, किसी दूसरे से आप कहें, आप सवाल भी नहीं पूछ सकते। आज ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट आई है इसराइल और फलस्तीन के हवाले से, उसमें कहा गया है कि इसराइल के अंदर दो निजाम हैं, लीगल दो सिस्टम हैं। एक वो सिस्टम है जो फलस्तीनियों को डील करता है और एक वो सिस्टम है जो वहां की यहूदी लोगों को डील करता है, और ये अपार्थाइड है और ये इंटरनेशनल क्राइम है। वो रिपोर्ट ये कहती है। तो क्या पाकिस्तान के अंदर दो लीगल सिस्टम नहीं है? हमारे सियासतदानों को रगड़े जाओ, पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ को आप कहें कि इसको फांसी दें, फांसी देने के बाद इसकी लाश चौक के ऊपर लटका दें, लेकिन जो हमारे पेटी भाई हैं आप उनसे सवाल भी मत पूछें। आपके पास इजाजत ही नहीं है सवाल करने की, हम भी उनसे सवाल नहीं करेंगे। तो देखें, ये जब तक दो निजाम है, इस निजाम में तो मेरे ख्याल में किसी से भी नहीं पूछना चाहिए। नसीम सिद्दीकी साहब, आपकी बात समझ में नहीं आई क्योंकि दो लोग एक वक्त में बोलेंगे, समझ नहीं आएगा। जुनैरा, क्लोजिंग से पहले अपना शॉर्ट कमेंट ऐड कीजिएगा, उसके बाद मैं नसीम साहब की तरफ आती हूँ। हाँ जी, मैं बस शॉर्टली ये कहना चाह रही थी कि कल का जो डिसीजन आया था ना, उसके बाद अभी मुझे नहीं पता कि किसका कितना फ़र्ज़ बनता है कि वो जाके अदालत में पेश हो और अपने आप को एग्जोनरेट कराए और क्लियर साबित करे, क्योंकि जब आपने सेक्रेट काउस को प्रोड्यूस किए जाना है और आपने सेग्रीगेशन किए जानी है एलीट्स की, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी सही रास्ते पर जा रहे हैं। किसी से भी इंसाफ की तवक्को ना करें आप। ठीक है नसीम सिद्दीकी साहब। नहीं, मैं तो कह रहा था कि अतर ने जो छक्का मारा है वो स्टेडियम से बाहर जाके गिरा है। वेल डन। अच्छा, आपने कैच आउट ना हो जाए बाहर। ठीक है, इसके साथ ही नाज़रीन इस सेगमेंट को भी क्लोज करेंगे। मुझे क्लोजिंग की तरफ बढ़ना हो। प्रोग्राम व्यूज मेकर से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।